अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाबर और इस वक्त सर्दी अपने जोबन पर है और देख रहे हैं कि मुल्क भर में यकबस्ता हवाएं हैं, बाला इलाकों में बर्फ का राज है। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का और देखना यह है कि कराची में मेयर कौन होगा, बल्दियाती इंतखाबात कौन जीतेगा। कल से बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। कराची समेत सिंध के जो 16 अजला हैं वहां पर बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है और अभी तक की जो हम इत्तलात देख रहे हैं, अभी तक जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि कराची में जमात इस्लामी लीड कर रही है, जबकि कई हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को बरतरी भी हासिल है। बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि पीटीआई को एक बड़ा धचका जरूर लगा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी वहां पर लीड करते दिखाई दे रहे हैं। और अगर अनवार यहाँ पर बात की जाए, इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से जो कैंपेन का आगाज किया गया था, खासकर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हाफिज नईमुर रहमान खुद 12 जो कराची के मसले मसाइल हैं उसका तस्करा करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कराची के लोगों को बाहर निकलने पर जिस तरीके से मजबूर किया। मैं काफी सारी स्टोरीज भी देख रही थी इस हवाले से कि जितना उन्होंने कराची के जो मसाइल हैं उन पर बात की और शायद यही वजह के जो अभी तक रिजल्ट सामने आ रहे हैं प्रॉबेबली उन्हीं को लीड हो रही है। बहरहाल कराची की 246 यूसीज में से जो 54 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए हैं। 17 यूसीज में जमात इस्लामी, 22 पीपल्स पार्टी, 15 यूसीज में तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है। रिजल्ट आने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। अच्छा, अमीर जमात इस्लामी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है, लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से इजहार तशक्कुर किया जा चुका है और बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि जीत उनकी हुई है, लेकिन नताइज आने का ताहम सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जीत का दावा कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन है उनको आगे आना चाहिए। जो नताइज आने का सिलसिला है वो जल्द अज जल्द सामने आए ताकि क्लैरिटी हो कि कौन सी जमात जीती है। इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जमात इस्लामी दावा कर रही है कि वो जीत रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा करती दिखाई दे रही है कि वो जीत रही है और हमने देखा अपसेट भी हुए हैं। खुर्रमशेर जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अब वो भी हार गए हैं। साथ ही साथ अगर सईद गनी के जो भाई हैं फरहान गनी, उनके हारने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अभी तक यही बता रहे हैं कि सेवन शरीफ म्यूनिसिपल कमेटी के तमाम 15 वार्ड्स में तीर चल गया है। तो अभी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बिल्कुल और कई जगहों पर धांधली की इतलात भी मौसूल हुई है। खासकर अगर बात किया जाए वोटर लिस्टों में तब्दीली के हवाले से जो वोटर्स को मायूस लौटना पड़ा। पीटीआई के रहनुमा फरदौस शमीम नकवी का जो नाम है वो बार बार सामने आ रहा है। पोलिंग स्टेशन में घुसकर बैलेट बॉक्स तोड़े गए और सील्स तोड़ी गई। सुबह इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट तलब की, इसके बाद कहीं पोलिंग में अनवार ताखीर हुई, कहीं पे धांधली का जोर हुआ, कहीं पर अमला बर वक्त नहीं पहुंचा। तो जहां पर नताइज सामने आ रहे वहां पर जो शिकायत है उनका भी एक अंबार और एक तवील फहरिस्त जारी है। ये भी बताया जा रहा है कि कहीं इंतखाबी सामान की तरसील नहीं हो सकी, उसमें ताखीर हुई। फिर जिला गरबी में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के बीच में तसादुम हुआ, दंगा हुआ, फसाद हुआ और पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर हुआ। एग्जैक्टली, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस मरतबा भी कुछ इस तरह के मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और सुबह इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान भी इस हवाले से कह रहे हैं कि तमाम पोलिंग स्टेशन से जो नताइज हैं वो आरओज तक पहुंच रहे हैं। ये गंभीर प्रोसेस होता है। अगर एक यूसी की बात की जाए तो रिजल्ट बनाने में वक्त लगता है क्योंकि एक यूसी के 4 वार्ड्स हैं और औसतन 20 पोलिंग स्टेशंस हैं, तो थोड़ा सा वक्त जरूर दरकार है। उनका यह कहना है कि हर आरओ के पास तकरीबन 5 यूसीज हैं, इसीलिए नताइज में वक्त लग रहा है, कंप्यूटर पर रिजल्ट बन रहा है। उनका यह कहना है कि इंतखाबात में आरटीएस सिस्टम मौजूद नहीं है, इसलिए ताखीर भी हो रही है। और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तलहा सलीम भी इस हवाले से ही कह रहे हैं कि इलेक्शन के नताइज पर तमाम आरओस की जानिब से काम किया जा रहा है, डेटा एंट्री हो रही है, जल्द रिजल्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिर ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि दो जमातें जो मौजूद हैं वो ये दावा तो करती दिखाई दे रही हैं कि हम जीत गए हैं या हम जीत रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा तब ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। पूरी सूरत हाल में अगर तस्करा किया जाए इलेक्शन कमीशन के हवाले से, दो कि बड़ी तनकीद भी की जा रही, लेकिन क्रेडिट मेरे ख्याल से इस वक्त इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि एमक्यूएम की जानिब से जिस तरीके से बायकॉट किया गया, एंड टाइम तक इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे ये एक मुअम्मा ही बना हुआ था। तो इस सूरत हाल में इंतखाबात का होना, टाइमली हो जाना और फिर पीपल्स पार्टी का उस तरह से सिक्योरिटी, ऑब्वियसली जो सूबाई हुकूमत है उसका फर्ज है, काम है, जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी फराहम करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से उस तरह से नहीं किया गया। और इन तमाम हालात में धांधली और पूरे जो हम एक मंजर कशी आपके सामने कर रहे हैं और फिर तमाम सूरत हाल के बाद जो इंतखाबात का जो रिजल्ट है वो भी टाइम
टाइमली आना, तो आई गेस कि इलेक्शन कमीशन को इस चीज का क्रेडिट जो है वो देना चाहिए बिल्कुल। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक ही पेज पर थे, दोनों जमातें नहीं चाहती थी कि जो इलेक्शन हुए हैं वो हो, क्योंकि हल्का बंदियों के काफी मसाइल थे। एमक्यूएम का जो स्टांस था, एमक्यूएम ने जिस तरह से बॉयकॉट किया है, और एमक्यूएम पाकिस्तान की जो सरबराह है खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो कम टर्न आउट है वो एमक्यूएम के फैसले की फतह है। अगर एमक्यूएम ने इसमें हिस्सा नहीं लिया तो टर्न आउट भी वैसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है और कराची जीता इलेक्शन, धांधली हार गई है। एमक्यूएम हुकूमतें बनाने और चलाने का ठेका भी वापस लेगी, क्योंकि एमक्यूएम इकट्ठी होती दिखाई दे रही है। और दूसरा ऐसा लग रहा है कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद सफाया हो रहा है और अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि कल शाम को अनवार इमरान इस्माइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑब्वियसली वो आए, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जल्द ही कराची के नए मेयर का नाम आपके सामने रखेंगे। तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनिशियली लीड कर रही है, लोगों ने बड़ी तादाद में उनको चुना है, वोट दिया है, लेकिन रात होते तक जैसे इंतखाबात का जो रिजल्ट है वो सामने आना शुरू हुआ, हमने देखा कि पीटीआई इमरान इस्माइल की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल खामोशी और एक सन्नाटा कहते हैं ना कि छा गया है। वो हमें इनिशियली ऑब्वियसली यही लग रहा है कि जो कराची वाले हैं उन्होंने पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एमक्यूएम का जो स्टांस है, एमक्यूएम ये कह रही है कि जो भी मेयर बनेगा वो एमक्यूएम के सदके और खैरात से बनेगा, क्योंकि एमक्यूएम ने इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया। उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर मुनसिफाना तर्ज अमल इख्तियार किया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला, जहां दर्जनों पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा बेज़ाब्तगी हुई है, वोटर लिस्टों में तब्दीली भी यहां पर देखने में आई है। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी भी एक वीडियो उनकी मंजर यहां पर आई थी, जहां पर वो पोलिंग स्टेशन में गए हैं, बैलेट बॉक्स की उन्होंने सीलें तोड़ी हैं, इस पर एक्शन भी लिया गया है। सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने इस हवाले से रिपोर्ट भी मांगी है। अब देखना यह है कि कौन सी जमात जीती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी दोनों बारहा ये दावे कर रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं। एक तरफ जियाले जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ जमात इस्लामी के कारकुनान जश्न मना रहे हैं कि जीत उनकी हो चुकी है। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो इतलात सामने आ रही हैं कल खासकर पोलिंग स्टेशन पर बेज़ाब्तियों के हवाले से, कहीं पर अमला नहीं पहुंचा, कहीं पर दंगा फसाद हुआ, आपका भी नाम सामने आ रहा है कि पोलिंग स्टेशन में घुसकर बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ दी, कंफर्मेशन करेंगे आप इस खबर की? जी देखिए, मैं सीलें तोड़ूं, बैलेट बॉक्स जो है कोई मेरी वीडियो भी बना रहा है तोड़ते हुए, स्टाफ भी मौजूद है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी है, दूसरे पोलिंग है। भाई वो सीलें सही लगी भी नहीं थी, मैंने उनको दिखाया कि ये इतने आराम से खुल रही है सीलें, कि आपने कोई सीलिंग की है, रिगिंग का एक तरीकेकार आपने इख्तियार किया। फिर मैंने उनको सीलें लगानी सिखाई और सीलें प्रॉपर लगा के दिखाई, और ये मैंने अपने यहाँ के तकरीबन 36 पोलिंग बूथ में दुरुस्त करवाया है। फिर वीडियो चलवाई अपने सारे पोलिंग एजेंट्स के लिए कि भाई जाके सीलें चेक करो, ये हिंदी सीलें सही नहीं है। मैं 65 साल का आदमी। ठीक है फिरदौस साहब, ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन के जो इंतजाम थे कल के इंतखाबात के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम इंतजाम से मुतमईन है या आपको लगता है धांधली हुई है? जी देखिए, पहली चीज तो ये है, मुझसे ज्यादा न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स की ऑब्जर्वेशन जरूरी होती है। इससे कि पहली चीज, पूरा ये इलेक्शन का प्रोसेस 4 दफा डिले हुआ जी। इसकी जो वोटर लिस्ट है उसकी आज तक हमें जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कॉपियां सॉफ्ट नहीं कि हम कंपेयर कर सके कि जो वोट्स की चेंजिंग हुई है वो कैसी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे 15 से 20% लोगों के वोट जो है वो चेंज किए हुए थे। ये तो प्री इलेक्शन देखे गए। फिर आप ये देखिए, जिसका हमने इलेक्शन से पहले बार बार कह चुके हैं, फिर आप ये देखें कि आखिरी दिन इलेक्शन के किस वक्त तय हुआ कि इलेक्शन किस वक्त होगा। हमेशा तलवार लटकी हुई है। ये गरीबों का इलेक्शन है, आपको पता है। इसमें पोलिंग एजेंट्स को कैंप्स अरेंज करना, खाना अरेंज करना, ये सारी चीजों में बड़ी दिक्कत हो गई थी। आखिरी मिनट पे जाके रात के 12-1 बजे ये फैसला हुआ कि जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो ऑर्डिनेंस नहीं लाएगी पोस्टपोनमेंट के लिए। 4 दफा पहले पोस्टपोन हो गए। ये कोई तरीका कार है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन को मजाक बनाया हुआ है। इस्लामाबाद में भी अब तो ये किस्सा माजी हो गया, अब तो सूरत हाल बदल चुकी है, अब इंतखाबात हो चुके हैं और नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। आप नहीं समझते कि तमाम जमातों को ग्रेसफुली जो नताइज हैं, जो रिजल्ट हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय कि धांधली का एक मरतबा फिर से रोना रोया जाए? आपने बड़ी अच्छी बात की है।
अगर धांधली हो तो उसको भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इज दैट्स द एडवाइस यू आर गिविंग? कि मीडिया के ऊपर दिखा रहे हैं, छप्पे लग रहे हैं, मैं ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लूं। मीडिया में बैलेट पेपर जाली दिखा रहे हैं, मैं ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लूं। सीलें जो है वो टूट सकती है बड़े आराम से और सीलों के नंबर चेंज हुए, मैं ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लूं। एंड दैट्स व्हाट यू थिंक सो कि मुहज़्ज़म माशरा इसी को कहते हैं। लेकिन फिरदौस साहब, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी धांधली करते पकड़े जाते हैं। बारहा ये वाकयात होते हैं जहां पर जिसका जो जोर चलता है वो चलाता है। नहीं जी, सॉरी, अभी आपने एक ग्रेसफुली की तो देख ली ना कहानी जी कि जी एक 65 साल का आदमी जो है वो डिब्बे में खोल रहा है, तो उस कहानी की हकीकत आपको सुना दी। और मेरे सामने तो मैंने तो विटनेसेस अपने रखे हुए वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट ऑफ 10 की अपॉइंटीज है, कोई एक कह दे कि जी इस शख्स ने जो है कोई बैलेट बॉक्स उठाने की कोशिश की थी या कुछ किया था। अब आप उसको भी कह रहे हैं ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता रहूं मैं। लेकिन सर जो धांधली के हवाले से या जो बेज़ाब्तियों की निशानदेही की जा रही है उसमें दीगर के साथ साथ पीटीआई का भी नाम सामने आ रहा है। और माजी में कौन से इंतखाबात आपको याद पड़ते हैं कि जब मीडिया पर यह खबर चली हो या तमाम जमातों की जानिब से कहा गया हो कि बड़े शफाफ तरीके से इंतखाबात हुए, शाबाश इलेक्शन कमीशन और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे पीटीआई की बात नहीं करी, एक ओवरऑल जो तर्ज सियासत है पाकिस्तान में इंतखाबात को लेकर, उस हवाले से सिर्फ एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। बेटा देखिए, मसला ये नहीं, मसला ये हाउ लो आर यू गोइंग टू मेक योर स्टैंडर्ड्स। कि आप जो है जिस माशरे में अब सूरत हाल हो गई कि चीटिंग करना इम्तिहानों में कोई बुरी बात नहीं है, बच्चे प्रोटेस्ट में चीटिंग करने की इजाजत नहीं दी गई, ये आपने कर दिया अपने माशरे का हाल ये ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने से। This is what we are lowering our standards. ठीक है सर, चले हम बेज़ाब्तियों से आगे बढ़कर बात करते हैं। अभी तक जो इंतखाबात सामने आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी, उसके मुताबिक इतलात ये है कि कराची में जमात इस्लामी को लीड मिल गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, पहली चीज तो ये है कि कितना बड़ा इलेक्शन था, इसमें कितनी वोटिंग हुई है। आज हम इलेक्शन को ओवर हुए इतने घंटे हो चुके हैं, 16 घंटे जी। इस वक्त भी आपका टीवी का स्क्रीन 246 यूसी में 78 यूसी के नतीजे दे रहा है जी। क्या इसके ऊपर आप लोग कोई सवाल नहीं उठाए? बिल्कुल सवाल किया जा रहा है और हमने अपने शो के आगाज में यही बात की है कि इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द रिजल्ट सामने लाने चाहिए। बहुत ताखीर हो रही है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास 5 रिपोर्ट्स हैं जिसमें मेरे कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट देते हुए चेंज कर दिया गया है। अब मैं जाऊं इलेक्शन ट्रिब्यूनल, अभी तो अनाउंस होगा ये कि पीपल्स पार्टी जीत गई और मेरा पास जो रिजल्ट इंडिविजुअल स्टेशंस का है वो उससे मैच नहीं करता। तो ऐसे इलेक्शन से क्या होता है आपको पता है? इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है लोगों को इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन खत्म होता जा रहा है। तो फिर आप समझते हैं कि फिर एमक्यूएम का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था बायकॉट करने का? अगर एमक्यूएम का फैसला दुरुस्त था बाइकआउट होने का, तो फिर जमहूरियत को ही कैंसिल कर दिया जाए ना। ये बॉयकॉट करके तो हल नहीं होगा मसला। ये तो आप अगर अपने आप को सही करते हैं, आप इक़्तिदार में आइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्नआउट कराइए कि धांधली मुमकिन ना रहे। क्या हमने ये काम नहीं किया? हमने पंजाब में भी किया, हम कराची में भी किया खान साहब के इलेक्शन में। हाँ, इतने बड़े इलेक्शन में और इतने छोटे छोटे स्केल के ऊपर यहाँ इतने पोलिंग स्टेशन और इतने रिटर्निंग ऑफिसर्स और वो सब शामिल हो गए, तो उसके अंदर सिस्टम के कंट्रोल में हमें अपने आप को ऑर्गेनाइजेशनली और बेहतर ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है फिरदौस साहब, लेकिन हम 12 यही देख रहे हैं जब भी इंतखाबात होते हैं, ज़िमनी इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन है, जनरल इलेक्शंस हैं, जो जमात जीत जाती है वो तो सरखम तस्लीम कर लेती है कि हम जीत गए हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन के किसी भी मसले से कोई भी इशू नहीं होता। लेकिन जो जमात हार जाती है वो नताइज मानने को फिर तैयार नहीं है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? इस मामले को किस तरह ठीक करेंगे? आगे हम देख रहे हैं पंजाब असेंबली तहलील हो गई है, दोबारा से सुबह इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ भी जाना है, तो किस तरह से सिम दुरुस्त होगी इलेक्शन कमीशन की? फिर जी देखिए किस तरह सही होता है। हाउ डू यू मेक योर इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट? सबसे बड़ा मसला काउंटिंग का होता है। अच्छा, काउंटिंग में आप ह्यूमन हैंड हटा दीजिए, मशीन काउंटिंग होने लगे, बैकअप में रखे उसको, बैकअप में रखे इलेक्ट्रॉनिक। आपको 10 मिनट में क्लोजिंग के रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
यहाँ उन कुव्वतों को पसंद नहीं है जो जमहूरी नहीं है, जिनको मजा आता है ये जेरीमेंडरिंग करने में। तो हमने तो प्रपोज की थी जैसे इख्तियार आया। इससे पीटीआई यकीन नहीं रखती इस चीज के ऊपर कि जी ये काम किया जाए। आप कल का इलेक्शन एक बेहतरीन सबूत है ठीक कि व्हाई वी नीड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है नकवी साहब, क्या इत्तलात हैं, क्या आप शेयर करेंगे अब तक की जो खबर आ रही है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन लीड कर रहा है, जो भी फैसला आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस उस पर क्या होने वाला है, क्या हिकमत अमली होगी अगली? देखिए पहली चीज तो ये है कि इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि जमात इस्लामी सिंध गवर्नमेंट की बी टीम बन के उभरी है कि रिजल्ट एक्सेप्टेबल हो जाए। ये वो पार्टी है जिसने अभी तक कराची के किसी बाई इलेक्शन में हिस्सा तक नहीं लिया था, ठीक है, जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट में माजी की जितनी भी कंपेनें देख लो जमात इस्लामी की और इस दफा की देख ले, ये जो खजाने खुले हैं ये कहाँ से आए हैं वो भी देखे। तो वो जो इंजीनियरिंग का शोबा जिसने संभाला हुआ है इस मुल्क में वो अभी भी अपनी कारस्तानियां कर रहा है, तो उसको वो कोई अपने पास से तो पैसे नहीं डालता। लेकिन आप नहीं समझते कि जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से बारहा कराची के जो मसले मसाइल हैं उसका जिक्र किया जाता रहा, उनकी जो कैंपेन थी, आप समझते नहीं कि वो स्ट्रांग रही इस मर्तबा? जी मैं तो कह रहा हूँ 35 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए खर्च किए, बहुत स्ट्रांग रही है। मैं कब कह रहा हूँ, आपने टीवी के ऊपर आज तक उन्हीं ने जनरल इलेक्शन में इश्तिहार नहीं चलाया, और जो कानून की तब्दीली होनी है वो कानून की तब्दीली तो होनी है असेंबलियों में, वहां उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो वो कानून नहीं जब तक नहीं तब्दील होगा बल्दियाती, उस वक्त तक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट कैसे आएगी? वो उनको बाइकआउट किए हुए, वो किसके मरूने मिन्नत होंगे? फिर वही पीपल्स पार्टी के। भाई आपको मेन जंग तो इस वक्त जो है वो सिंध असेंबली में या नेशनल फेडरल गवर्नमेंट में आपके वहां आइन तब्दील करे ताकि लोकल पार्टीज इन पावर हो, फेयर इलेक्शन हो। उधर से ये पार्टी ने बॉयकॉट किया हुआ है। ये कराची वालों को फिर जो है ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा देंगे। अलबत्ता हम समझते हैं ये पीपल्स पार्टी से कहीं बेहतर होंगे। ठीक है फिरदौस साहब, ये बताइएगा आप क्या समझते हैं कराची के कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर जो भी अब हुकूमत बनती है, बल्दियाती इंतखाबात जो भी जीतता है, मेयर अगर आता है, कौन से ऐसे मसले हैं जिस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है? सबसे पहले तो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है। दूसरे इस शहर को लिवेबल बना दे। लिवेबल में पानी बेसिक नेसेसिटीज है, पूरा उठना चाहिए, पानी आना चाहिए, आपकी ट्रांसपोर्ट का निजाम सही होना चाहिए, बिजली का निजाम, सीवरेज का। इस शहर की टोटल सीवरेज अनट्रीटेड समंदर में डाली जा रही है। ये सारे मसाइल बार बार रेज किए जा चुके हैं, ये कोई नहीं है कि नए हैं, कोई नई चीज ढूंढ के लगाई जाएगी। जो रोज शहरी को परेशानी होती है वो सबको पता है, गैस नहीं मिल रही, अच्छा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एजुकेशन नहीं है, अस्पताल सही नहीं है। वो इतनी अच्छी वीडियोस बना के पीपीपी चला रही है आजकल के लगता है शहर कराची जो है दुनिया का सबसे हसीन शहर है। जरा शहरियों से तो पूछिए ना। अब आप कहे इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए ग्रेसफुली, तो मैं तो ऐसे इख्तियारों को ग्रेसफुली नहीं सर, आप तो खफा हो गए मेरे एक सवाल। खफा नहीं हुआ, मैं तो आपकी ग्रेसफुली की बात कर रहा हूँ। मैं भी बड़े ग्रेसफुल तरीके से आपसे कह रहा हूँ ना कि ग्रेसफुली एज अ माशरा हमें इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है अगर आपके घर पानी नहीं आता ग्रेसफुली? जी ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है चूल्हा नहीं जलता गैस का, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन फिरदौस साहब आपको नहीं लगता कि ये जो सियासतदान है इन्हें ही ग्रेसफुली बैठना है, बात करनी है तो मसाइल हल होंगे? सियासत को भी खत्म कर देना चाहिए, ग्रेसफुली मुल्क दुरुस्त हो जाए। आप खफा हो गए हैं, आपने बात को माइंड कर लिया, लेकिन चले आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये तो आपके एक लफ्ज के जरिए पूरे माशरे को हिला रहा हूँ। आप जो है उसको सीरियस ले रहे हैं, मैं तो बहुत सीरियसली पूरे माशरे को जगा रहा हूँ ग्रेसफुली। ठीक है
अच्छा नकवी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने जिस तरह से बोला कि जमात इस्लामी के जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो अभी तक का जो नतीजा आ रहा है, उसमें जमात इस्लामी फिलहाल लीड करते हुए दिखाई दे रही है। यू सेड कि पीपल्स पार्टी से काफी बेहतर होंगे। जो भी मेयर बनेगा कराची का वो बा इख्तियार होगा, आप समझते हैं? क्योंकि अगर इख्तियारात नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिर अगेन मसाइल तो वहीं के वहीं रहेंगे, फिर डिलीवर किस तरह से कर पाएंगे? तो जो भी मेयर हो वो बा इख्तियार होना चाहिए। जी देखिए, मसला हमारे जैसी पार्टी का तो नहीं है। हम तो बड़ी पुरअमन किस्म की पार्टी है। हम इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट भी कर लेंगे ग्रेसफुली। हम अपने आप को जो दुरुस्त करना है उसको एग्रेसिवली दुरुस्त भी करेंगे। हम अपनी गलतियों के ऊपर नजरसानी भी करेंगे, स्टडी भी करेंगे। मैदान छोड़ के नहीं जा रहे। इसे कि वो हम तो वो झपट कर पलटना वाले लोग हैं। लेकिन इस शहर के अंदर ऐसी बहुत सारी कुव्वतें हैं जो कि इस शहर के अमन के साथ खेलेंगी। सबसे पहले अमन जो है किसी भी शहर की तरक्की के लिए उसकी अहम तरीन जरूरत होती है। अगर ये जो दोबारा से मिले हैं वो अभी उन्हीं ने कह दिया कि ये हमारी खैरात है और भीख है और ये है जी। इनका किरदार क्या रहता है इस शहर के अंदर और इनको कितनी ढील देती है री इंजीनियरिंग के अंदर, इसके ऊपर शहर कराची की तरक्की जो है वो मुनसर है। ठीक है नकवी साहब, जिस तरह से आपने एक बड़ा अहम पॉइंट भी रेज किया कि टर्न आउट उस तरीके से नहीं रहा इंतखाबात की जब हम बात कर रहे हैं, क्या रीजन आप समझते हैं लोगों के ना निकलने की? असल में इस पूरे प्रोसेस को लोगों ने कहा कि ग्रेसफुली इसका काम यही है कि वोट ही ना दो। इसलिए कि जिस हुकूमत में और जिस माशरे में इस किस्म की इलेक्शनरिंग होती है और इलेक्शन होता है उसके अंदर शहरी जो है वो कहते हैं हम ग्रेसफुली घर बैठेंगे जी और अपना एहतजाज भी रजिस्टर करा देंगे। ठीक है नकवी साहब, जिस तरह से आप ही जिक्र कर रहे हैं, अगर हम एमक्यूएम की बात करें तो पहले भी एमक्यूएम ने आपसे इत्तेहाद किया, वफाकी हुकूमत में आए, फिर जिस तरह से ग्रेसफुली वो आपका साथ छोड़ गए और दूसरी हुकूमतों से वो मिल जाते हैं। अभी भी आपकी जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि अदम एतमाद की तहरीक वजीर आजम के खिलाफ भी लाई जाए, उन्हें भी ग्रेसफुली निकाला जाए। जी देखिए, हर काम जो कॉन्स्टिट्यूशनली होता है उसको ग्रेसफुली कहते हैं जी। लेकिन अगर सिंध हाउस में एमएनएस को खरीद लिया जाए तो उसको जरदारी साहब की ग्रेसफुलनेस कहते हैं। ठीक है, तो आप डिपेंड करते हैं आप किसकी ग्रेसफुलनेस की बात कर रहे हैं। अब अगर आईनी काम है तो ग्रेसफुली है, और अगर पैसे लगा के हाथ मरोड़ के इंजीनियरिंग करके लोगों को फोन करके जो काम किया जाएगा उसको रिजीम चेंज ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा पीटीआई हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और अनवार मेरे ख्याल से ग्रेसफुली ब्रेक पे जाने का ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहरहाल प्रोग्राम में सेगमेंट्स को और खबरों को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अनवार, अभी जो लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजल्ट को एक्सेप्ट उस तरीके से नहीं कर रही और अभी नतायज आने का सिलसिला भी जारी है और धांधली के भी इल्जाम पहले से तमाम जमातें देखें जब ग्रेसफुली जो भी अपने आपस में इत्तेहाद करने होते हैं वो कर लेती हैं, लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो उसको फिर ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करते। फिरदौस शमीम नकवी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे कराची के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक, जिनका यह भी यकीन नहीं था कि ये हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एमक्यूएम की जानिब से बॉयकॉट कर दिया गया था इन इंतखाबात का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम हमें एक ही पेज पर दिखाई दे रहे थे कि इंतखाबात डिले होने चाहिए, पहले हल्का बंदियां ठीक होनी चाहिए। लेकिन अभी बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद कल हो चुका है और हम देख रहे हैं कि रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमाते इस्लामी हमें लीड करती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अब कहा जाए
नया जो स्टांस है या जो बयानिया कह लें उनका, जो कि हर सूरत हाल पर डेवलप हो जाता है या सामने आ जाता है, वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पूरी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि एक ही है। बहरहाल तज्जिया लेंगे, एनालिसिस लेंगे। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जो इनिशियल अभी अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जमात इस्लामी लीड कर गई है, जो खबरें, जो इतलात गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। क्या आप इसको देखते हैं, खुशाइन देखते हैं कराची वालों के लिए? अब उनके जो मसले मसाइल हैं सॉर्ट आउट होते हुए, सॉल्व होते हुए आप देख रहे हैं सर? देखिए, मसाइल हल होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि 1985-86 तक कराची बहरहाल जमात इस्लामी का शहर था और MQM जब से फिर मंजर आम पे आई तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनका वोट बैंक काटा और फिर अपनी जबर की, तशद्दुद की सियासत के जरिए सहूलतकारों की मदद से उन्होंने फिर कराची को अपना यरगमाल बना लिया और अब 5-6 साल हो गए हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार हैं और इसी वजह से जाहिर है वो अगर इंतखाबात में उन्होंने बायकॉट भी किया जी, तो जो इस शहर की जो ओरिजिनल पावर थी, सियासी कुव्वत थी, वो लगता है कि उभर के सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी का तो अपना वो जो बेचारे गुर्बत के मारे इलाके हैं वहीं से उनको वोट्स मिल रहे हैं और ये वो इलाके हैं जहाँ पे आपको पता है धौंस, धांधली, जबर, ड्रग्स का कारोबार है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बायस पीपल्स पार्टी को उन इलाकों में सीटें मिल गई हैं। आपने आप मलीर में जाएं, आप लियारी में जाएं, आपको नजर आता है कितनी तरक्की हुई है पीपल्स पार्टी के जमाने में। तो जाहिर है लोग फिर तंग आए हुए हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पे अब MQM ने मुकाबला नहीं किया तो उसकी जगह लोगों ने जमात इस्लामी को वोट दे दी और बड़ी अच्छी बात है अगर वो वाकई इस हवाले से इन लोगों की फलाह बहबूद के लिए कुछ काम कर सकें। ठीक है गुल साहब, आप समझते हैं इलेक्शन बॉयकॉट का MQM का जो फैसला था वो दुरुस्त था या उनके हक में बेहतर नहीं रहा? देखिए, ये तो अब हमारे लिए कहना मुश्किल है कि दुरुस्त था गलत था, पर उनको खुद मेरा ख्याल अंदाजा था कि जिस अंदाज में जितने वो बदनाम हुए हैं, पहले अलहदा हुए और फिर दोबारा इकट्ठे हो गए जिससे को इंडियन एजेंट कहने वाले और हर किस्म के इल्जाम लगाने वाले, उसकी वजह से भी उनकी आवाम में साख काफी खराब हुई है, क्रेडिबिलिटी उनकी दाव पे लगी हुई थी। तो मेरा ख्याल उनके लिए मुनासिब यही था कि वो इसमें हिस्सा ही नहीं। अच्छा सर, अब इंतखाबात के हवाले से अभी नताइज सामने आ रहे हैं लेकिन धांधली की गूंज हम सुन रहे हैं, रिगिंग की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट है। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? अगर ऐसा हुआ है तो नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तस्लीम करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, शिकायत तो हर इलेक्शन में आती है। वजीरिस्तान के कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी वही कुछ होता था जो कराची में होता था MQM के जमाने, यानी बैलेट बॉक्सेस भरे जाते थे, उसके ऊपर बैलेट पेपर्स की कापियां बिल्कुल इकट्ठी उन पे स्टैंप होकर वो बैलेट बॉक्सेस में पहुंच जाते थे। तो अब सब इलेक्शन कमीशन को कोई तरीकेकार वजह करना होगा कि ये शिकायत बार बार न आए और आपको मालूम है जहां जहां पे जिसकी सका भी असर नफूज होता है वो फिर हर जायज नाजायज तरीके से बैलेट बॉक्स भरने की कोशिश करते हैं जी। और बड़े एक अफसोसनाक पहलू है हमारी इस जमहूरियत का कि जिसमें हर इलेक्शन में इल्जामात लगते हैं धांधली के और लोगों में वो मैच्योरिटी नहीं आ रही है कि कबूल करें कि ठीक है उनको वोट नहीं मिला या कम मिला है। ठीक, ये थोड़ी सी कुशादा दिली का मुजाहरा करना चाहिए लोगों को, जहाँ पे कम से कम धांधली के बहुत वाज़ेह आसार नजर ना आए। ठीक है गुल साहब, क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन की कितनी ज्यादा जिम्मेदारी थी? 16 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आ सके। कराची जैसा ऐसा शहर जहां पर तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं, तो अगर हम पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन अगर सिर्फ कराची का अभी तक रिजल्ट नहीं दे पा रहा तो आगे तो सूरत हाल जनरल इलेक्शन की अगर तरफ देखते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगी इनके लिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन कोई कंप्यूटर तो नहीं है कि जिसका कंट्रोल करने वाला कहीं सिर्फ एक जगह पे बैठा हुआ है। इसके कारकुन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स, तो बहरहाल उसी सूबे के हैं और उस सूबे में आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 30 बरसों से किसका राज रहा है। तो अब ये कबूल कर लेना, फर्ज कर लेना कि ये तमाम लोग इंतहाई ईमानदारी के साथ अपना फर्ज अदा करेंगे, वो भी बड़ी मासूमियत की बात है। इसलिए कि
ये तस्वर में ही नहीं है कि जहाँ पे 8-10 हज़ार वोट पड़ रहे हैं और 16 घंटे के बाद भी वहाँ का नतीजा नहीं आ रहा, तो इससे जाहिर है फिर जो धांधली के इल्जामात हैं उनको काफी तकवीयत मिलती है। लेकिन सर ये इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर हम नहीं जीते, अवाम ने हमें नहीं चुना, तो इसका मतलब है कि धांधली ही हुई है? आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका मिला है जिस तरीके से जो नताइज अभी सामने आ रहे हैं और उसके बाद धांधली के इल्जामात लगा देना? और दूसरी जानब अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो बड़ी स्ट्रॉन्ग उनकी कैंपेन रही, कराची के जो मसले मसाइल हैं उस पर बारहा आवाज उठाई गई उनकी जानिब से। ये धचके की क्या बात हुई पीटीआई की? जो पीटीआई के मुखालफिन थे वो तो 4-5 साल तक कहते रहे कि उनके खिलाफ धांधली हुई है, तो वो क्या उनको धचका लगा था उस वक्त जो 2018 के इलेक्शन थे? ये तो जो भी पार्टी हारती है, मैं तो वही आपसे कह रहा हूँ कि कुशादा दिली होनी चाहिए, इतनी ग्रेस होनी चाहिए पार्टियों में कि अगर वो हारते हैं तो उन्हें वो हार कबूल करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कल्चर बहरहाल है धांधली का, ये तो एक पक्का फैक्ट है। ठीक है, जिससे आप हकीकत पे आंखें नहीं चुरा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि यकीनी तौर पर धांधली होती रही है इलेक्शंस में और जो तमाम जमातें मौजूद हैं उनका ये हक बनता है कि वो अपनी बात सामने रख सकें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला लेट आ रहा है उस पर भी काफी बात की जा रही है। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मामला है पंजाब असेंबली का, जो कि इतनी खामोशी से तहरील हुई कि किसी को पता भी नहीं चला। पंजाब असेंबली तोड़ने और जोड़ने की बातें तो अब खत्म हो चुकी हैं और हम देख रहे हैं कि अब सूबाई असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो भी जल्द ही होने जा रहे हैं। और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गवर्नर पंजाब को पंजाब असेंबली की जो तहलील करने की समरी भेजने के बाद 48 घंटे का वक्त था। उस वक्त के दौरान तहरीक इंसाफ पर एक प्रेशर बनाना चाहती थी कि हुकूमत से मुज़ाकरात करके कौमी असेंबली समेत बाकी असेंबलियां भी तहलील की जाए ताकि जो आम इंतखाबात है उसकी फिजा हमवार हो सके। मगर हमने देखा कि नून लीग ने पंजाब असेंबली बचाने की जंग में शिकस्त की उसको जो है वो मतलब उसको तस्लीम किया, कबूल किया। नवाज शरीफ की तरफ से जो सरजनिश के बाद जो पंजाब में सूबाई इलेक्शन की तैयारी है वो अब उसका आगाज हो रहा है। इसी पूरे मामले पर बात करेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ हसान हावर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। पंजाब में निगरान सेटअप का काम हो रहा है, इस सिलसिले में आपके नून लीग से राब्तों में क्या इतलात हैं या फिर बगैर राब्तों के पीटीआई नाम देगी? जी देखें, हम तो आईनी तरीके से चलेंगे और हम लोगों ने इस सिलसिले में 3 नामों पे हम गौर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि 3 नाम वहां से आएंगे और उसके बाद उनके अंदर से मुशावरत से अगर हो जाए नाम सेलेक्ट तो बहुत बेहतर है। अच्छा, एक मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारी कोशिश ये है जो आइन के मुताबिक कि अगर ऑपोजिशन में और हमारे में इत्तेफाक हो जाए तो ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएगा और हमारी कोशिश ये होगी कि हम ऐसे नाम दें जिस पे किसी को इतराज ना हो और अगर हमें ऐसे नाम मिलते हैं नून लीग की तरफ से भी जिसके अंदर कोई इशू नहीं है तो हमारी कोशिश होगी कि मुशावरत से ये मामला तय हो जाए। ठीक है, लेकिन हसन साहब आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि पूरे मुल्क में ही आम इंतखाबात हो। इस हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को भी अदम एतमाद के वोट का कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है इसमें कामयाबी मिल सकती है पीटीआई को? देखिए, बात यह है कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है उसको जारी रखने का वैसे कोई जवाब बाकी नहीं है, क्योंकि मईशत के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और हर गुजरते दिन के साथ जो हमारे माशी मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो बेहतर भी यही है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो। तीसरा ये है कि हुकूमती इत्तेहाद के अपने अंदर अब दरारें नजर आ रही हैं। MQM के साथ और पीपल्स पार्टी के बीच में जो इख्तलाफात हैं वो भी अब जो है रोज़ रोशनी की तरह आया है। तो मेरे ख्याल में अगर ये होता है यानी कि अगर उनको एतमाद के वोट का कहा जाता है तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए काफी संगीन सूरत हाल होगी। और हसन खावर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि आपके पास मईशत को बेहतर करने का क्या फॉर्मूला है? क्योंकि अगर हम देखें माजी में तो वजीर खजाना समेत चेयरमैन FBR को भी 12 तब्दील किया गया। तो अगर MQM ने वफाकी हुकूमत को गारंटी दे दी कि हम साथ नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप अदम एतमाद किस तरह से कामयाब करवाएंगे? अच्छा देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर ले लें और वो 3.5 साल का जो अरसा था उसमें से मीडिया का प्रोपेगेंडा निकाल दें तो आपको ये नजर आएगा
कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड पे था, उसके बाद कोविड भी आया, उसके हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो बहुत कम थी, हमारी रेमिटेंसेस बहुत कम थी, और 3.5 साल की कलील मुद्दत के अंदर हम 6% माशी ग्रोथ तक पाकिस्तान को लेके गए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को रिकॉर्ड सतह पे लेके गए, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस को रिकॉर्ड सतह पे लेके गए। और ये तमाम बातें जो है इनका एतराफ उस इकोनॉमिक सर्वे में किया गया है जो इकोनॉमिक सर्वे पीडीएम की हुकूमत ने जारी किया, यानी कि वो हमारे दौर में जारी नहीं किया गया, उसके अंदर ये बात हुई है। जब हम वापस आएंगे इंशाल्लाह तो हमारी फिर ये कोशिश होगी कि हम अपनी जो बरामदात है उनको बढ़ाएं, क्योंकि बरामदात को बढ़ाए बगैर जो है हम करंट अकाउंट खसारा जो है मैनेज नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो फैसले साहब, अगर मुनहरिफ अराकीन की बात करें तो आपको नहीं लगता कि उनका ये हक है अगर उनको परवेज इलाही पर एतमाद नहीं है, क्योंकि परवेज इलाही आपके इत्तेहादी हैं, खान साहब के कारकुन नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि मुनहरिफ अराकीन के घरों पर उनके सामने एहतजाज किया जा रहा है, उनको नुकसान भी हो सकता है। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, हम वायलेंस की सियासत में यकीन नहीं रखते, लेकिन अब बात यह है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज इलाही साहब का हो या किसी का भी हो, इस पर तो आईनी जो मामलात हैं वो बड़े क्लियर हैं कि हमारे जो अरकान पार्लियामेंट थे, अरकान असम्बली थे, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के मुताबिक, उसके फैसले के मुताबिक वोट देना था। अब वो लोग जो हैं जिन्होंने किसी वजह से ये फैसला किया कि वो पार्टी की आदत की बात नहीं सुनेंगे, वो ज़ाती मुफाद को देखेंगे, अगर वो समझते हैं कि वो सियासत में कामयाब रह सकते हैं आज के दिन में तो वो कर लें। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को और लालच दी गई, बहुत सारे लोगों पे और भी हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन जो सियासी लोग थे जिनको अपनी सियासत पे इंटरेस्ट था। साहब, अगला नारा अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा ये मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर पूरे मुल्क में जल्द आम इंतखाबात की राह हमवार नहीं होती है तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ KPK और पंजाब की इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे और इससे भी एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है? ऑब्वियसली इस तरह का तजुर्बा इससे पहले नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल, अगर फर्ज किया है कि अगर वफाक जो है वहाँ पे नेशनल असेंबली नहीं टूटती तो हम बिल्कुल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में जाएंगे, उससे किसी किस्म का कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। आइन उसमें बड़ा वाज़ेह है, हर असेंबली की अपनी मुद्दत है, हिंदुस्तान में भी ऐसे होता रहा है, उनका भी हमारे से मिलता जुलता सिस्टम है। तो अगर ये हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, हम पंजाब और KP के इलेक्शंस में हिस्सा ले लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है, PDM जो है, ये उनको भी सूट नहीं करता। वो ये नहीं चाहेंगे कि पंजाब और KP में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से आ जाए और फिर कुछ माह के बाद जब पंजाब और KP में हमारी हुकूमत हो तो उस वक्त वो नेशनल असेंबली की तरफ जाए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो IMF का प्रोग्राम है वो भी हवा में लटक रहा है और IMF का प्रोग्राम करने के लिए भी इनको बहुत सारे मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है। इस वक्त जो है वो ये फैसले ले नहीं पाएंगे और ना ही पाकिस्तान जो है मजीद ऐसे चलने का मौका। ठीक है, हसन साहब ये बताएगा, पंजाब में काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट की जाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार भी खड़े करेगी, आपको लगता है? क्योंकि परवेज इलाही ने अभी तक इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दी। देखिए, ये बातचीत जारी है और तमाम ऑप्शंस ओपन हैं, लेकिन हम उनके साथ मिल के इलेक्शन में जाएंगे। अब उसकी कोई भी फॉर्म हो सकती है, ये भी हो सकता है कि वो सीट एडजस्टमेंट हो जाए, ये भी हो सकता है कि वो चाहें कि हाँ वो PTI के बैनर के नीचे इलेक्शन लड़ें। ये सारी बातों के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन हम उनसे मुकाबले में इस वक्त ये नहीं सोच रहे, अगर वो हमारे साथ एग्रीमेंट में चलेंगे जो नजर आ रहा है। अच्छा, हमारा बड़ा साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो रिसेंटली मुलाकात हुई है मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह की खान साहब से मुलाकात के बाद और दीगर मुलाकातों के हवाले से बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर रॉन्ग नंबर का ट्रेंड भी चला है, तो किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं बतौर जमात तहरीक इंसाफ का? इस पर क्या मौक़िफ़ है? नहीं, देखिए, मौक़िफ़ तो ये है कि वो आए थे और आके उन्होंने एक इंटरव्यू किया और उसके अंदर उन्होंने जो है वो टिकट की बात की थी। अच्छा। और टिकट के मामले में हमारी जो पार्टी की पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग नए लोगों को हम चाहते हैं कि वो सामने आए, लेकिन वो ये तमाम फैसले जो हैं ये पार्लियामानी वोट करेगा, ये तमाम फैसले मेरिट पे होंगे और उन लोगों को आगे लाया जाएगा जिन्होंने पार्टी की खिदमत की है, जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, जिनके अपने इलाके के अंदर एक पहचान है, जिन्होंने लोगों की खिदमत की, और कोई भी शख्स जो उस क्राइटेरिया पर उतरेगा उसे दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में उनको शायद उसमें उस इंटरव्यू के अंदर वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा हसन खावर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका इस हवाले से यही कहना था कि अभी पंजाब असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद मुशावरत का सिलसिला जारी है और इंटरिम गवर्नमेंट के लिए भी इनाम दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उनका यही कहा जा रहा है कि अगर नून लीग की जानिब से भी कुछ ऐसे ही नाम आते हैं हमारे सामने तो फिर उस पर इत्तफाक कर लिया जाएगा और इत्तफाक राय से ही इस तमाम तर मामले को भी हल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो वफाकी हुकूमत है अब उसके रहने का भी कोई जवाब नहीं रहता और हो सकता है कि वजीर आजम के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। बिल्कुल अनवार, ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक और हेडलाइंस ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, लेकिन जाने से पहले नाजरीन को हम अपडेट करते चलते हैं कि जो पाकिस्तान है वो सीरीज हार चुका है, तो खेल के मैदान से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को हुई है और इसी साल अक्टूबर में जो वर्ल्ड कप है वो भी होने जा रहा है इन इंडिया। और इंडिया इस वक्त ओडीआई में कितनी स्ट्रांग है, श्रीलंका को 317 या 313 रन से गालिबन शिकस्त दी है। इतना जो बड़ा स्कोर किया गया और विराट कोहली ही वाज सो अमेजिंग, मतलब कि 160 के राउंड उन्होंने आराम से जो उन्होंने इनिंग्स खेली मेरे ख्याल से कामयाब तरीन थी और हिस्ट्री रिकॉर्ड की उन्होंने एक मरतबा फिर से बाहर आने के साथ। पाकिस्तानी क्रिकेट में हम देख रहे हैं जिस तरह से सियासत हो रही है, अगर बाबर आजम की कप्तानी को लेकर देखें तो काफी हल्कों की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें कप्तान नहीं रहना चाहिए और हमने देखा कि नबिया यही पैटर्न इस्तेमाल किया गया था सरफराज के खिलाफ भी। जब सरफराज कप्तानी कर रहे थे तो बहुत वक्त दरकार होता है एक कप्तान बनने में, लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि बाबर पर भी काफी तनकीद की जा रही है और अब ऐसा लग रहा है कि जो तीनों फॉर्मेट्स होंगे उनके लिए 3 अलग-अलग कप्तान। बहरहाल उम्मीद हम यही करते हैं कि कहीं से तो कोई अच्छी खबर आए, चाहे वो पाकिस्तानी सियासत हो या खेल का मैदान हो। ब्रेक के जाने बढ़ते हैं, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और प्रोग्राम में तस्करा करेंगे एक मरतबा फिर से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। जो अब तक इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक जमाते इस्लामी लीड कर रही है, इंतखाबात के रिजल्ट अभी भी आना बाकी हैं। इसी हवाले से अनवार बात करेंगे, फारूक सत्तार रहनुमा MQM हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, उनको कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका जो मौक़िफ़ है, वर्डिक्ट है, वो भी हम आपके सामने रख सकें। और जैसे कि अनवार MQM जो है वो इन इंतखाबात का बायकॉट ऑलरेडी उन्हें किया हुआ है। बिल्कुल MQM की जानिब से बॉयकॉट किया गया है और MQM का यही कहना है कि शायद टर्नआउट भी इसी हवाले से कम है क्योंकि MQM हिस्सा नहीं है इन बल्दियाती इंतखाबात का। बहरहाल अभी हम देख रहे हैं कि जो जमात इस्लामी है वो हमें लीड करती दिखाई दे रही है और उनके जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से जश्न मनाना भी शुरू कर दिया गया है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्या समझते हैं इलेक्शन बॉयकॉट का जो MQM का फैसला था वो कितना दुरुस्त साबित हुआ? मैं समझता हूं कि वो जोश खरोश बिल्कुल नहीं था बल्दियाती इंतखाबात में और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। आइन और कानून बिल्कुल अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर सूबाई हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने बिलाखिर हमारा मुतालबा मान लिया था और हम 73 सीटों को कम करने का इल्जाम लगा रहे थे डिलिमिटेशन में, पीपल्स पार्टी ने भी माना कि 53 सीटें हमारी कम हुई थी। तो जब इंतखाबात से पहले ही कबल इंतखाब रिगिंग हो गई हो जी और फिर इंतखाब हो और जो पार्टियां शरीक हो तो इसका मतलब वो कुर्सी के लिए तो लड़ रही हैं आवाम के बुनियादी इस हक को कंप्रोमाइज करके, समझौता करके। तो ऐसे लोग अगर मुंतखब होते हैं और वो भी इंतहाई कम वोटों से मुंतखब होते हैं, वोटर्स टर्नआउट 15 से 20% ज्यादा रहा है, कहीं 10% भी रहा है। तो आप बताइए कि फिर ऐसा मेयर और ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैनशिप होगी या यूसी चेयरमैनशिप होगी, तो आप बताएंगे अवाम की हिमायत और तायीद ना हो और अवाम उनके साथ ना हो तो कैसे होगा? तो मेरे ख्याल में ये डिलिमिटेशन के मसले को अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
पहले से सीरियसली ले लेता और इसकी मॉनिटरिंग कर लेता और इसकी इस्लाह हो जाती तो हमें भी लेवल। सर इसमें आप किसका फेलियर समझते हैं, क्योंकि बारहा बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए, सूबाई हुकूमत को नहीं चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को कि पहले से जितने भी कंसर्न हैं जिनको MQM भी बार बार रेज करती रही वो सॉर्ट आउट होना चाहिए थे। बहरहाल जो अब की सिचुएशन है, शहरी हुकूमत में MQM का कोई हिस्सा नहीं है, क्या अगला इलाहा अमल होने वाला है MQM का? बुनियादी तौर पर देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंसिफाना और गैर जानिबदाराना साफ और शफाफ इलेक्शन कराने चाहिए। मैं बिल्कुल अपने तजुर्बे, इतने इंतखाबात मैंने देखे हैं, लड़े हैं, लड़वाए हैं, मैं बड़े वसूब से कहता हूं कि ये कतई और कतई गैर मुंसिफाना और जानिबदाराना इलेक्शन हुए हैं और ये कतई और कतई साफ और शफाफ नहीं थे जी, क्योंकि प्री पोल रिगिंग हो गई। अब देखें, अब तक हतमी नताइज नहीं आए, कभी भी बल्दियाती इंतखाबात की तारीख में कराची में ऐसा नहीं हुआ। अब अगर कोई पार्टी अपने जोरे बाजू पर ये सब कुछ कर रही है और ये पर्दे के पीछे अभी भी देखें ना, जिला जुनूबी का कोई रिजल्ट आ रहा है, जिला मलीर का आ रहा है और थोड़े बहुत जिला बस्ती के आ रहे हैं, जिला ईस्ट, जिला बस्ती, जिला गरबी, बहुत सारे नताइज क्यों नहीं आ रहे? मतलब रात को तो ये नताइज आ जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए, तय हो जाना चाहिए। और लगता है कि अगर अभी और ताखीर हुई तो सारी जमातें दावा करेंगी हमारा मेयर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इतना कंफ्यूजन फैला दिया। और अभी नताइज ताखीर की सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं इंतखाबी धांधली हो रही है, इंतखाबात की गिनती में धांधली हो रही है और नताइज की तैयारी में धांधली हो रही है। तो बताएं, ऐसे धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में कोई पार्टी भी किसी का भी उराए फाल निकल आया और उसको अक्सरियत मिल गई और वो भी एक मार्जिनल अक्सरियत होगी, कोई वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी और उसमें एक बहुत बड़ी पार्टी जिसका रिवायती वोट बैंक है वो मायूस हो सकता है, हमारी कारकर्दगी में कमी हो सकती है और हमारी तकसीम की वजह से भी लोग मायूस थे। 4 दिन पहले ही अभी हम यकजा हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो तो मायूसी अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी और उम्मीद की तरफ लोग जाएंगे। ठीक है, लेकिन फारूक सत्तार साहब, हमने देखा कि जब से MQM तकसीम हुई है तब से वोट बैंक बहुत ज्यादा डिवाइड हो गया, सबसे ज्यादा फायदा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। आप क्या समझते हैं कि जो बॉयकॉट का फैसला था उसके पीछे MQM का क्या मुमकिन शिकस्त से बचना तो नहीं था, क्योंकि मुत्तहिद नहीं थी, जिसका बहरहाल आपको काफी देर से नुकसान हो रहा है और इस इलेक्शन में भी नुकसान हुआ है? मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी के अमीर ने भी कहा कि हमें तमाम जमातों का वोट मिला है, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहां हमारे दस्तबरदारी की वजह से लोगों ने वोट नहीं डाला, लेकिन अगर कुछ लोगों ने डाला तो उसमें सिर्फ जमात इस्लामी का अपना वोट बैंक नहीं है, वो जो MQM के बाद उनकी दूसरी चॉइस हो सकती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, तो जमात इस्लामी होती है। आपने कहा PTI को फायदा हुआ, तो PTI की भी आंखें खुल जानी चाहिए कि सिर्फ हम उनके रिवायती हलीफ नहीं है, जमात इस्लामी भी उनकी हलीफ है और जमात इस्लामी को भी समझना चाहिए कि हम उनके हलीफ नहीं है, PTI भी हलीफ है। तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट और कोरंगी में MQM, PTI, जमात इस्लामी तीनों का आपस में कंटेस्ट है। और जब तक पीपल्स पार्टी ने धांधली की, कबलत इंतखाब, बाद में जाके माना कि सीधे कम की उन्होंने हल्का बंदियों में, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी सीटें तो महफूज कर ली और हम तीनों को यहाँ लड़वा दिया। तो जमात इस्लामी और PTI को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। सर ये तो बात हुई सिंध की, अब जानना ये चाह रहे हैं कि विफाक में आप हुकूमत का साथ देंगे या वहां से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए जो अदम एहतमाद की तहरीक ला रही है उसमें उनकी नजरें आप पर हैं कि MQM साथ देगी PTI का, आपका क्या स्टांस है? PMLN का किरदार भी कोई बहुत वाज़ेह नहीं रहा। ठीक, उन्होंने हल्का बंदियों के इस मामले में जबानी कलामी तो हमारा साथ दिया, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने भी आखिर में मान लिया कि उनसे गलती हुई और डिलिमिटेशन में MQM के रिवायती हल्कों में कोई 53 सीटें कम हुई, हम 73 का क्लेम करते हैं, वो 53 कहते हैं। तो अब इस सूरत में अगर आप गौर करें कि अगर सभी ने मान लिया लेकिन उसकी इस्लाह ना हो और लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, सबको बराबर का हक ना हो, हमारे 3 वोट उनका 1 वोट के बराबर हो, तो 1 मैन 1 वोट का फार्मूला तो कंप्रोमाइज कर गया। तो इस सिचुएशन में अगर आएंगे एतमाद के वोट के लिए PMLN और शहबाज शरीफ साहब, तो मैं उनसे सबसे पहले सवाल करूंगा कि आप हमें बताएं 10 महीने में
आपने हमें क्या दिया? जो वादे पीपल्स पार्टी ने माहिदे की शक्ल में किए, उसकी एक शिक पर भी अमल नहीं हुआ, तो हम आपको एतमाद का वोट क्यों दे? और जवाब देंगे, उसके बाद हम सोचेंगे हमें क्या करना है। बहुत शुक्रिया। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका ये कहना था कि एमक्यूएम की जानिब से बॉयकॉट इलेक्शन का किया गया हल्का बंदियों के इशू की वजह से इलेक्शन कमीशन को भी इसमें रोल अदा करना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक थी एमक्यूएम के साथ कि इन इंतखाबात को मजीद डिले होना चाहिए। एमक्यूएम को इन इंतखाबात का हिस्सा यकीनी तौर पर होना चाहिए था और इसका फ़ायदा हम देख रहे हैं कि वो जमात इस्लामी को मिला है, क्योंकि जमात इस्लामी हमें इस वक्त लीड करती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक धचका है जो रिजल्ट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, क्योंकि जमात इस्लामी लीड कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हमें लीड करती दिखाई दे रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते और आपको बताएं कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं कि डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें पंजाब असेंबली के डिसॉल्व होने की या वफाकी हुकूमत के कमजोर होने की, और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यही प्लानिंग की जा रही है, मुशावरत का सिलसिला जारी है कि केपी असेंबली को भी डिसॉल्व किया जाए, किसी तरह से वफाकी हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए ताकि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। लेकिन नून लीग की जानिब से भी यह डिसीजन लिया गया है कि सूबाई सतह पर ही सूबाई असेंबलियों के जो इलेक्शंस हैं वो ही अभी कराए जाएंगे। नून लीग अभी जनरल इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती। तो ये जो रिफ्ट है, एक सियासी तनाव हम देख रहे हैं, वो बढ़ता हुआ हमें हर रोज दिखाई दे रहा है। आज हफ्ते का पहला दिन है और हफ्ते के आगाज में ही ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि जो मुश्किलात का सिलसिला है वो भी थमने में नहीं आ रहा। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह देख रहे हैं? हम रोज ही बात करते हैं सियासत पर, मुल्क में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो किसी भी सूरत ठीक होती दिखाई नहीं दे रही। जो सियासी सूरत हाल है, सियासतदान टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। अभी निगरान सेटअप आएगा पंजाब में और कोशिश यही की जा रही है पीटीआई की जानिब से कि किसी तरह से जो वफाकी हुकूमत है उसको भी खत्म किया जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए। देखें, बात यह है कि इस वक्त सियासी सूरत हाल बहुत ही खराब है और बहुत अफसोसनाक बात है कि मुल्क की इकॉनमी हमारे सामने है। आपके पास एलसी खोलने के लिए कारोबारी लोगों के लिए आपको डॉलर नहीं है, बैंक की कार कर रहे हैं, कंटेनर बेइंतहा खड़े हुए हैं पोर्ट के ऊपर, उनको क्लियर करने के लिए वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है और सियासी गैर इस्तेकाम है तो ये तो मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। और मुझे सबसे बड़ी समझ नहीं आती है कि जब के आपके सामने एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि वी आर ए पॉलिटिकल, आम सियासत में आप नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है कि सियासतदानों पर और ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है और वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस स्टेज के ऊपर जबकि पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, इसी हफ्ते में देखते हैं फिर जो केपी के असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, 66% जो है कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन दोबारा होंगे, चाहे वो एमपी इलेक्शन के भी रिटायर वो ले लेंगे, रिजाइन कर देंगे। तो इस सूरत में हुकूमत को चाहिए था कि एक नेशनल डायलॉग की कॉल देते, सियासतदान खुद बैठ के कहते हैं कि पहले हम एक अनकंडीशनल एक मुलाकात करते हैं जिससे हम सियासत पे बात करेंगे, इकोनॉमी पे बात करेंगे, इलेक्शन पे बात करेंगे, दहशतगर्दी पे बात करेंगे। मुल्क को बहुत इस वक्त मुश्किलात है, बट मैं हैरान हूँ कि इनको कोई समझ नहीं आ रही है, मुल्क को बिल्कुल इकोनॉमिक गिलास के अंदर लेके जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि सियासी बहरान है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क को मुआशी बहरान का भी सामना करना पड़ा है। तो आप नहीं समझते कि मिसाक मईशत भी सामने आना चाहिए? मान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो भी जाती है, तो उनके पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि जो मुल्क की मईशत है वो संभल जाएगी? इस बात की गारंटी कौन देगा कि जो गैर यकीनी की एक सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, सियासी माहौल में जो गर्मा गर्मी है, ये बेहतर हो जाएगी? देखिए, अब यहाँ पर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया को चाहिए कि ये अपने प्रोग्राम में यही हाईलाइट करेंगे कि दोनों पार्टी, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, अवाम को बताएं कि अगले 1 साल के लिए इकोनॉमी का और सियासत का कौन रोड मैप है दोनों पार्टी के साथ, जिससे कि अवाम ये कहेंगे ठीक है हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। दोनों के पास इकोनॉमिक प्लान को इनके दावे कर रहे हैं। जब पीएम आई थी तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया पीटीआई ने, बट देन आपने अभी आगे कुछ नहीं किया, आपने कोई एक चीज डिलीवर किया सवाई महंगाई के, और इसके अलावा काम किया तो सारे केसेस खत्म कर दिए।
नैब को कमजोर कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म कर दिए, ये काम किए। तो मुल्क के लिए, अवाम के लिए क्या किसी ने काम किया? ये जो अवाम नुमाइंदे क्यों चुनते हैं असेंबली के अंदर कि वो आके कानून साजी करेंगे, अवाम को फायदा देंगे, वो भी बात होती है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ मिसाक़ जमहूरियत के साथ, मैशत के साथ मिसाक़ जमहूरियत भी करें, हर चीज को डिस्कस करें, एक प्रॉपर प्लान करें। जी ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल आप ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इन चीजों को डिस्कस होना चाहिए, लेकिन जब भी हम ये सवाल किसी भी जमात से करते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि आप हमें आने तो दें। मिफ्ता इस्माइल की अगर स्टेटमेंट्स आप उठा के देखें, वो बारह ये कहते रहे कि आप हमें आने तो दें, फिर देखें हम क्या करते हैं, लेकिन जब वो आए वो कुछ नहीं कर सके। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब हम मौकिफ लेते हैं, वो भी यही कहते हैं कि आप हमें आने तो दें, हमारे पास बहुत से प्लान्स हैं। हालांकि प्लान्स तो हमने देखा उनके भी बुरी तरह से फेल हुए थे पहले भी। जी ये बात ठीक है, लेकिन देखें बात यह है कि हम हर वक्त जाके बड़े खुश होते हैं, हमें प्लान है ज़कात है मुल्क में डोनर कॉन्फ्रेंस कर ली जनेवा के अंदर, या सऊदी अरब ने इतने पैसे दे दिए तो अबू धाबी ने दे दिए। लेकिन बात यह है कि हमने इन हाउस कौन सा ऐसा अरेंजमेंट किया है कि हम दुनिया को बताएंगे देखें कि 50% हमने अपने रिसोर्सेज से पैसे को जनरेट किया है और बकाया हमें जरूरत है। क्या कभी आपने एफडीआर में एक साल में 2000 से 3000 अरब रुपए की चोरी होती है? आपकी स्टेट कॉर्पोरेशन, पीआईए, रेलवे और ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, इन पे 700 से 800 अरब रुपया हमारा लगता है। ये चीजों को हम क्यों नहीं करते हैं? हम अपने इन हाउस ठीक भी करते हैं और हम मांगना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे मुल्क में डायकोटोमी इसको ठीक करने की जरूरत है, और इसलिए अवाम में अवेयरनेस आ गई है, अवाम फैसला करें कौन ने किसने पाकिस्तान के लिए काम करना, उसको एनालिसिस करें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, खान साहब की सरसे सियासत पर मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। पंजाब में एतमाद के वोट के बाद जो पूरा मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा, वो काफी क्लियर है। खान साहब के जो इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात हैं उसमें कोई हकीकत दिखाई नहीं देती। अगर हकीकत होती तो इंतखाबात के नताइज मुख्तलिफ होते। तो फिर खान साहब का बार बार इदारों पर तनकीद करना, उसका मकसद क्या है? देखें बात यह है कि ये नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है, फॉल्स नैरेटिव, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए। अदरवाइज आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें। आप अभी जब आप अगर ये फिर आप उनको क्यों घसूट रहे हैं, क्यों घसीट रहे हैं, क्यों बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं? कभी आप जनबाजा भी लेते हैं, कभी आप इस्लामाबाद की आईएसआई का नाम लेते हैं। अब आप कह रहे हैं कि पहले कैसे न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आई थिंक इस पर बात यही मैं बात कर रहा हूँ, सियासतदानों के इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इतना अच्छा काम करें, इतनी अच्छी आवाम को डिलीवर करें, आपकी गवर्नेंस इतनी अच्छी हो कि आपके आवाम की पहुंच की तरफ मत देखें। वो कहें कि हमारे पॉलिटिक्स बहुत अच्छे, जिसे कुर्सी में हुआ था कैसी तो आपने देखा कैसे लोग आगे नाचते थे, लेकिन उसके लिए आपको क्रेडिबिलिटी करनी है। पाकिस्तान की तरह ये है कि दुनिया आपको पैसा देने में तैयार नहीं है, चीफ अमित साहब को जाना पड़ेगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक शॉर्ट कमेंट बस कीजिएगा कि अगर हालात इसी तरह से खराब रहे तो आपको नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए फिर न्यूट्रल रहना मुश्किल हो जाएगा? आखिर हमने सरवाइव भी तो करना है। देखिए अगर ये नहीं समझ आती, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए एक दफा सख्ती से इनको बिठाएं, कमरे को लॉक करें, वो लोग फैसले करो मुश्किल बेहतर फवाइद में, और फैसले करें कि सब पूरे साल का आवाम को बताएं कब इलेक्शन होने हैं, कब इलेक्शन होने, कब गवर्नमेंट बननी है, और उसके बाद कैसे सिस्टम करना है। लेकिन ये इनका एक हाल है, अदरवाइज पाकिस्तान और खतरनाक कोई तैयार होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्हें एक टेबल पर बैठना है, इन तमाम मुल्की मसाइल का हल निकालना है। कब तक हम दूसरे ममालिक से मदद मांगते रहेंगे और अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको रीबिल्ड नहीं करेंगे, दोबारा से पैसा बनाना शुरू नहीं करेंगे और दुनिया को ये नहीं दिखाएंगे कि पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं। बराह रास्त अभी आपको लिए चलेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, दोबारा से भी उनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में। शाहिद खाकान अब्बासी अभी ब्रेक की जानी बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। अनवार के पास से खबर है आपके पास। ये
ठीक है, क्योंकि अक्सर जगहों पे प्रोग्राम्स में इवन स्टेज ड्रामों पे भी हमने देखा कि इस बात पर बहुत ज्यादा मजाक बनाया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं। में भी अक्सर होता है किसी को उलझाना हो ना, गेम शोज में भी सवाल पूछा जाता है, पहले मुर्गी आई थी, पहले अंडा आया था, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी इस चीज को लेकर। अभी तो हम वो शेयर करेंगे कि जो साइंसदान में कहने लगे थे सियासतदानों के पास भी तो वैसे हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन साइंसदानों ने ये गुत्थी सुलझा दी है। तो अनवर, आप इससे पहले क्या समझ रहे थे कि कौन आया दुनिया में पहले? मैं किसी भी इमेजिनेशन में सोचा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या सोचे हम, ये टॉपिक ही बड़ा अजीब सा है और इसमें कोई मुतमिन करने वाला जवाब हमने देखा हमें कभी भी नहीं मिला। लेकिन फाइनली देयर इज अ आंसर, और ये कहा जा रहा है कि बहुत पुराने जमाने में मुर्गी नाम का परिंदा तो मौजूद नहीं था, लेकिन उससे मिलता जुलता एक परिंदा था जो मुकम्मल तौर पर मुर्गी नहीं था। उस परिंदे को प्रोटो चिकन का नाम दिया गया है। प्रोटो चिकन ने एक बार जब अंडा दिया तो जिससे पैदा होने वाला चूजा जो था वो अपने वालिदैन से मुख्तलिफ था। ये बहुत ही अजीब सी स्टोरी लग रही है सुनाने में भी। तो ये कहा गया है कि जो अंडा दिया गया उससे जो चूजा आया, तो पहले अंडा आया और फिर ये जनाब जो गुत्थी है ये ऑब्वियसली अब सुलझ चुकी है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि दुनिया में पहले कौन आया, अगर इस बात का जवाब दोगे तो फिर ये मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप ये प्रोटो चिकन नामी जो अंडा या मुर्गी पहले आई ये आप बता सकते हैं। लेकिन अब अनवर ये कहीं सवाल ना शुरू हो जाए कि पहले प्रोटो चिकन का अंडा वो कहां से आया था, तो अभी तो यही रिसर्च है हमारे पास। और जो उसके मौजूदा अहद की जो मुर्गियां हैं वो तमाम वो अब शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। तो ये मुर्गी से अब याद आ रहा है कि मुर्गी की जो कीमत है उसको भी कितने पर लग चुके हैं और वो भी आसमान की कीमतों से बातें कर रही है। और जो लास्ट टाइम अनवर हमने ली थी तकरीबन 600 रुपए किलो मिल रही थी इस तरीके से। और अब मुर्गी देख के मेरे ख्याल से ये भी लोगों का अब ख्वाब रह गया चिकन खाना भी, जितनी महंगाई हमारे मुल्क में होती चली जा रही है। बहरहाल ये तो हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की, एक जो कहावत या एक जो सवाल या जो एक गुत्थी बनाई हुई। बाहर के कुछ ऐसे ममालिक भी अभी मौजूद हैं जहां पर जो ये मुर्गियां मौजूद हैं जिन्हें देसी मुर्गे कहा जाता है, देसी मुर्गियां कहा जाता है, इनके अंडे खाना वहां पर अभी भी जुर्म तस्वुर किया जाता है। वहां पर कुछ लॉज इस तरह से बनाए गए हैं इस हवाले से। तो डिफरेंट मुल्क है, डिफरेंट कहानियां हैं, डिफरेंट लॉज हैं। जैसे कि बाहर बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर ऑर्गेनिक फूड की तरफ लोग जा रहे हैं और बहुत महंगे ऑर्गेनिक जिस तरह अंडे हो गए या बहुत सारी दीगर चीजें हो गई। तो लोगों का जो रुझान है, पहले हम समझते थे कि पाकिस्तान में ही देसी कुक्कड़ या देसी जो अंडे हैं वो खाना, अगर आप शहरों से बाहर चले जाएं तो समझा जाता है कि ये भाई मिलावट से दूर है या ऑर्गेनिक मंगवाए जाते हैं, मंगवाए जाते हैं, शहर वाले लोग मंगवाते हैं, बिल्कुल, और बड़ा ताकतवर ग़िज़ा समझी जाती है। अब शहरों में इसका रुझान थोड़ा सा हम तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। बहरहाल और ताकतवर चीज, एक और अंडररेटेड जिसे हम इस्तेमाल नहीं करना पसंद नहीं चुकंदर की बात हम कर रहे हैं। और अगर एबीसी की बात की जाए, एबीसी जूस जो है एप्पल, बीटरूट और कैरेट, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन खैर हम एबीसी जूस पे नहीं चलेंगे, हम सिर्फ चुकंदर की बात करेंगे। ये सलाद में आप इसको शामिल करें या वैसे इसको खाएं, रुझान बड़ा कम है अनवर हमारे यहाँ। ये भी बहुत महंगा होगा लेकिन बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं। कहा जाता है की तरफ जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है अपनी स्किन को बेहतर करना है तो आप जूसेस का इस्तेमाल करें। तो चुकंदर के बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं कि बिल्कुल, और जिन लोगों में अक्सर खून की कमी होती है या अक्सर जब टेस्ट करवाती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खून की कमी का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले कहा यह जाता है कि बीटरूट जो है, चुकंदर, उसका इस्तेमाल किया, जिसका रंग जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अपने रंग की तरह ही है और इसके खाने के फायदे भी उसी तरह से हैं। स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर वो खवातीन या वो मर्द जिनकी स्किन पे छाइयां हैं या स्किन के या एक्नी के प्रॉब्लम है, तो आप इसको अगर इस्तेमाल करते हैं, खासकर सलाद में, और कच्चा ही इस्तेमाल इसका किया जाता है, उसके बड़े बेनिफिट हैं। और अगर डिटेल्ड बेनिफिट हम आपको बताएं तो जो चुकंदर का जूस है वो चेहरों के दागों और छाइयों को दूर करता है। और एक और तरीकाकार भी है कि अगर आप चुकंदर को काट कर पानी में उबाल लें और फिर ये पानी रुई पर लगाकर दागों पर अच्छी तरह लगाएं और 5-7 मिनट बाद आप मुंह धो लें, तो चंद रोज तक अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो फिर धब्बे आपके कम हो जाएंगे। खूबसूरत, सेहतमंद और लंबे बालों के लिए भी अगर आप देखें तो एक अदद जो चुकंदर है वो छिलके समेत काटें, उसे पत्तों समेत पानी में उबालें, फिर उस पानी को अच्छी तरह से सर में मलें। हफ्ते में अगर आप 2 बार ये अमल करते हैं तो उससे आपके जो सर की खुश्की है वो भी खत्म हो जाएगी। कहती हूँ कि जो किचन की हम हर्बल की बात करते हैं, हम डॉक्टर्स के पास यूजुअली जाना पसंद करते हैं, इतने महंगे हम प्रोसीजर्स करवाते हैं। लेकिन ऑन अदर साइड हमने हमेशा ये बात की है कि अगर आप अपने किचन में चले जाएं तो वहां पर बेतहाशा ऐसी चीजें, सब्जियां, फल मौजूद है जिनका अगर आप इस्तेमाल करें, स्किन पे
लगाएं तो बहुत सारे फायदे। अच्छा, एक तो तरीका है ना कि स्किन पर लगाया जाए और उससे बेनिफिट लिया जाए। दूसरा तरीका है कि अगर आप खाते हैं, सोचें उस चीज को लगाने का इतना फायदा है तो उसको खाने का कितना फायदा होगा। बिल्कुल। और ये तो हमने सिर्फ स्किन की छाइयों की बात की है, लेकिन अनवर चुकंदर बड़े बड़े जो अमराज हैं उनमें भी शिफा देने के लिए कितना फायदेमंद है। ज़ियादतिस और हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा बिल्कुल अगर वजन भी अगर आपने घटाना है अपना या कम करना है तो इसका इस्तेमाल जो है वो बेहद मुफीद साबित हो सकता है। बिल्कुल। और क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि हमारे इंसानी जिस्म को मुसलसल आलूदगी का सामना है, जिस तरह हम स्मोक को बहुत ज्यादा डिस्कस करते रहे हैं, बैक्टीरिया है, दीगर टॉक्सिन्स हैं, उनका सामना है, तो ये हमें फ्रेश करता है अगर हम इसको जूस पीते हैं, इसको खाते हैं, या जो तरीकेकार हमने आपको बताए हैं बालों के लिए या आप स्किन पर इसको लगाते हैं। और दिल और जो ज़ियादतीस के मरीज हैं उसके लिए चुकंदर किसी भी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ फाइबर है बल्कि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड की मिकदार भी बहुत ज्यादा कम होती है। तो यकीनी तौर पर ये हमारे जिस्म की बहुत सी चीजों के लिए हमारे यहाँ जूसेस बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ ना कि ओवररेटेड हैं हमारे यहाँ, तो हम पसंद करते हैं, जगह जगह जूस कॉर्नर्स बने हुए हैं। और आप देखेंगे कितने महंगे दामों अनार का जूस अगर आप लेने चले जाएं तो उतने में आपको किलो अनार मेरे ख्याल से बड़े इजीली आप घर में बना सकते हैं, काफी सारे आ सकते हैं, लेकिन 700-800 का सिर्फ अनार का एक जूस मिलता है। तो इसी तरह से ग्लास मिलता है ऑब्वियसली, लेकिन हम जो फल है अगर उसका रॉ इस्तेमाल करें वो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि जो फाइबर है उसकी मकदार भी जो बॉडी में जाएगी, तो फाइबर एक इनटेक खास पोर्शन आपकी बॉडी को रिक्वायर होता है। जबकि अगर हम उसी फल का या उसी सब्जी का अगर हम जूस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो शुगर कंटेंट है वो बढ़ जाता है और जो फाइबर है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल हमें रॉ खासकर जितना करना चाहिए मेरे ख्याल से वो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में जब भी न्यूट्रिशनिस्ट भी आए तो उन्होंने कहा कि जूसेस से बेहतर है कि आप फलों को खाएं। और अगर वजन भी आपने कम करना है तो चुकंदर उसमें भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये तमाम फवायद हो गए चुकंदर के। आगे बढ़ते हैं और वायरल वीडियो शेयर करते हैं कि जो वो नूडल्स खाने का एक प्रॉपर तरीका है वो क्या है। पहले वीडियो देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा मुझे लगा कि प्रॉपर कोई चाइनीज वीडियो होगी चॉपस्टिक्स के साथ कोई प्रॉपर खा रहा होगा, लेकिन ये तो भाई जनाब इन्होंने क्या तरीका के साथ अंकल ने मुश्किल आसान कर दी, रखी है, काटा और बिल्कुल अपने आप को उलझन में नहीं डाला और एंजॉय कर रहे हैं। अंकल को बट लग रहे हैं, जितने अंकल लाल हैं, अंकल सफेद हैं, और जो तरीका अंकल ने निकाला है कि जल्दी से खाना खत्म हो, जल्दी से खाना खत्म, नूडल्स लटकती रह जाती है, तो कैंची से उसको कट कर रहे हैं और फटाफट। अच्छा, मैंने इससे पहले वीडियो नहीं देखी थी और मुझे लगा चॉपस्टिक से खाना ऑब्वियसली मेरे से तो नहीं खाया जाता, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। मैंने सीखने की बारहा कोशिश भी नहीं की, अगर कोशिश करें तो शायद, लेकिन वो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगा ऐसी ही कोई वीडियो हम शेयर करेंगे कि प्रॉपर चाउमीन खाने का, ये नूडल्स खाने का प्रॉपर तरीका जो है वो ये होता है। और हम ऑब्वियसली गलत तरीके से फॉर्क के साथ खाते हैं, लेकिन अंकल ने तो वो भी हमसे भी आगे चले गए। चॉपस्टिक से तो देखिए रबिया बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, एक प्रॉपर टेक्निक है उससे खाने की, लेकिन इससे मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो आपको एक एम्बैरेसमेंट होती है ना, नूडल्स लग रही है, गिर रही है, वो नहीं होता। लेकिन अच्छी मजे की बात है कि अंकल देसी नहीं है, वो भी गोरे ही है। तो अगर ये वीडियो हमारे यहाँ से वायरल हुई होती तो बहुत वो कोई देसी वर्जन लग रहे हैं। बिल्कुल। ब्रेक नहीं, अब प्रोग्राम का जनाब टाइम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।